Hello everyone, and we are starting मेंस 365 और इसके अंदर इकोनॉमी का सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं। मेंस 365 का इकोनॉमी पोर्शन शुरू करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। और मेंस 365 इस मटेरियल में सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक के इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर रिफॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ये एक बार लिस्ट ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, इसमें स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। थर्ड है लेबर लॉ रिफॉर्म्स, तो इसमें है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। तो ये तीन लेबर लॉ रिफॉर्म्स, जो बहुत सारे लेबर लॉज हैं पूरे कंट्री के अंदर, तो उसको कंसोलिडेट करके सेंट्रल लेवल पे तीन लेबर लॉज बनाए जा रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद पहले टॉपिक 1 कंप्लीट कर लेते हैं, और एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा और उसके अलग अलग वीडियो बनते जाएंगे। तो टोटल इसमें हम बनाएंगे, टोटल टॉपिक हैं इसके अंदर 12 टॉपिक्स हैं, तो हम टोटल 12 वीडियोस इसके अपलोड होंगे इकोनॉमी के। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर रिफॉर्म्स। द फर्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट. Employment is one of the key economic variable and consequently has a direct impact on economic growth and indirect effect on overall well-being of the population. So, status of employment in India. Periodic Labor Force Survey findings 2018-19. सो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस इंडिया में कौन रिलीज़ करता है? PLFS सर्वे आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 2017 में लॉन्च किया था। और इट वाज लॉन्च्ड एज अ न्यू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे विथ सर्टेन चेंजेस इन सर्वे मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो it was launched for data collection with respect to employment and unemployment in India. So it has been launched with an objective of measuring quarterly changes of various labor market statistical indicators in urban areas as well as generating annual estimate of these indicators. So this is all about periodic labor force सर्वे। तो स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, PLFS का 2018-19 का डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट को हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू 37.5% इन 2018-19 फ्रॉम 39.5% इन 2011-12 एज़ पर NSSO से डेटा लिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में घटा है। पहले 39.5% था, इससे पहले 11-12 में, और अभी 18-19 में है 37.5%। तो ये डिक्लाइन हुआ है, राइट। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू 35.3% इन 18-19 फ्रॉम 38.6% इन 11-12। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी घटा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी घटा है। भारत में 35.3% है और पहले था 38.6%। तो उसके बाद लार्जर जेंडर गैप इन लेबर पार्टिसिपेशन एंड वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो, लार्जर जेंडर गैप इन लेबर पार्टिसिपेशन, जैसे कि फॉर मेल्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 55.6%, वेयर एज फॉर फीमेल इट इज़ जस्ट 18.6%। कितना ज़्यादा गैप है। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 55.6% और फीमेल का है सिर्फ 18.6%। ये डेटा मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बात आता है तो। या फिर सोशल इश्यूज़ के अंदर अगर वुमेन के लिए भी अगर कोई टॉपिक है उसके ऊपर राइटिंग के लिए है, या फिर ऐसे राइटिंग के लिए है, तो उसमें भी इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। For males, worker participation ratio is 52.3%, whereas for female it is just 17.6%. So less than 20% है दोनों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का, लेकिन मेल का दोनों मोर देन 50% है। सो काफ़ी ज़्यादा
जेंडर गैप है लेबर पार्टिसिपेशन एंड वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो के अंदर। एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट होवर्स अराउंड 5.8% विथ मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 6% एंड फीमेल एट 5.2%। तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 5.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6%। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखें अगर, तो रूरल एरियाज में हायर परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं। रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कहाँ पे ज़्यादा हैं? रूरल एरिया में। अबाउट 58% ऑफ रूरल वर्कर्स एंड 37% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, 58% ऑफ रूरल वर्कर्स एंड 37% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अर्बन एरियाज में कम लोग हैं, जैसे लेस देन 40% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बट इन रूरल एरियाज मोर देन 50% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मोर देन 55% 58% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। बिकॉज इसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि जैसे अर्बन एरिया में जॉब के लिए स्कोप ज़्यादा है, बट रूरल एरिया में जॉब का स्कोप बहुत कम है, तो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर किराना स्टोर एंड इस तरह के चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को एम्प्लॉयड रखते हैं, तो इसलिए रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। इन अर्बन एरियाज़ द अर्बन एरियाज़ हैव हायर परसेंटेज ऑफ रेगुलर वेजेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में सारे इंडस्ट्रीज़ और जो सर्विस सेक्टर हैं वो सब अर्बन एरियाज़ में मोस्टली सिचुएटेड हैं। About 13% of rural workers and 50% of urban workers are regular wages और सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो देख सकते हैं आपकी गांव रूरल एरिया में सिर्फ 13% ऑफ रूरल वर्कर्स वो जो है रेगुलर वेज है उनका, और 50% ऑफ अर्बन वर्कर्स आर रेगुलर वेजेस और सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो अर्बन एरिया में ज़्यादा रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हैं, तो उनको जॉब और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ज़्यादा है अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में मोस्टली सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहता है, जैसे एग्रीकल्चरल के टाइम में सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसके बाद फिर से वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत कम है रूरल एरियाज में। परसिस्टेंट चेंजेस डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट ओवर 2017-18 17-18 के सर्वे के इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी, like labor force participation, female participation rate and unemployment rate, experts feel it would be a challenge to retain the falling trend in unemployment rate in 2019-20। तो बेसिकली 2019-20 में आप देख ही रहे होंगे कि या फिर 45% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, मतलब तो लार्जेस्ट इन लास्ट 20 years अराउंड। तो ये इसमें है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसको रोकना, जो फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो गिर रहा है, उसको रोकना 19-20 में भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। दिस स्केप्टिसिज्म इज ड्यू टू द लॉन्ग नेशन वाइड लॉकडाउन। ये देखिए लॉकडाउन के चक्कर में ये सब काफ़ी असर पड़ा है between March and June to prevent the spread of COVID-19, resulting in job losses across sectors. For instance, according to the monthly data from the Center for Monitoring Indian Economy, unemployment rate in India shot up significantly from 7.87% in June 2019 to 23.48% in May 2020। देख सकते हैं कि कितना भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भारत के अंदर चल रहा है। ये 7.87% था जून 2019 में, और मई 2019 में ये है 23.48%। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो, अब ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनारियो की बात करते हैं तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020, इट वाज रिलीज्ड बाय ILO। ये ILO का रिपोर्ट है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनारियो के अंदर हम देखते हैं कि ILO का रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020। इसका रिपोर्ट में क्या है कि स्लो पेस एंड स्क्यूड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज में जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्लो है। बिटवीन 2000 एंड 2018 द एम्प्लॉयमेंट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर और एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन का जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है डिक्लाइंड बाई ओनली 6 percentage points इन लो इनकम कंट्रीज। सो दूसरा है लेबर अंडर यूटिलाइजेशन। मोर देन 470 million पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एडिक्वेट एक्सेस टू पेड वर्क।
तो लेबर तो है अवेलेबल, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, labor underutilized, more than 470 million people worldwide lack adequate access to paid work, ठीक है। then shortage of job expected to continue, shortage of job expected to continue, obvious सी बात है। global unemployment is projected to increase by around 2.5 million in 2020। कोविड के चक्कर में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट, सारा पूरा जो दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सब ब्रेक हो चुका है, प्रोडक्शन बंद था काफ़ी टाइम तक, अब तो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है हम जब अभी बात कर रहे हैं। तो सो इट इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम at a global level also. Issues of getting decent work, currently working poverty, decent work, currently working poverty, a parameter of having decent work, affects one of five of the global working population. Working poverty is defined as earning less than $3.20 per day in purchasing power parity terms. Okay, तो working poverty out of affects 1 out of 5 ग्लोबल वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब 20% लोग इससे अफेक्टेड हैं। किस चीज़ से? डिसेंट वर्क, 20% लोगों को डिसेंट वर्क नहीं मिल पा रहा है। वर्किंग पॉवर्टी 20% लोग फेस कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, 20% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। एंड इससे ऑब्वियसली राइज इन इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू जेंडर, इनइक्वालिटी रिलेटेड टू जेंडर, एज, जियोग्राफिकल लोकेशन कंटिन्यू टू प्लेग द जॉब मार्केट, with these factors limiting both individual opportunity and economic growth. Obstacles to women and young people. In 2019, the female labor force participation rate was just 47%. 2019 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था? 47% था, 27 परसेंटेज पॉइंट बिलो द मेल रेट एट 74%। 2019 में कितना था? मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 74%. There is a strong regional variation in the gender disparities in access to employment, sorry. जो जैसे स्टेट वाइज बात करें तो किसी स्टेट में जो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है और किसी स्टेट में बहुत कम है। तो रीजनल वेरिएशन जो वो है बहुत ज़्यादा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। Future is the rise in trade restrictions and protectionism which could have a significant impact on the employment. जैसे अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था और आपको सबको पता होगा कि प्रोटेक्शनिज्म, जैसे चाइना और यूएस के बीच के में काफ़ी ट्रेड वॉर चल रहा था, तो दैट वाज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज ऑफ यूएस एज वेल एज चाइना. So it is going to have a significant impact on the employment all over the world. Effect of COVID-19 on world of work, फाइंडिंग ऑफ ILO मॉनिटर रिपोर्ट. अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसमें कोविड-19 का इफेक्ट का एक अलग से ज़रूर होगा उसमें, ठीक है, देखते हैं. तो ILO का मॉनिटर रिपोर्ट है, फाइंडिंग ऑफ ILO मॉनिटर रिपोर्ट. इसमें कोविड-19 के इफेक्ट को वर्ल्ड ऑफ मतलब वर्क के ऊपर कोविड-19 का क्या इफेक्ट है, इसके लिए ILO का रिपोर्ट है. चलिए ज़रा इसको देखते हैं. Currently, 81% of the employers and 66% of own account workers live and work in countries affected by recommended or required workplace closure. 81% of the employers and 66% of own account workers live and work in countries affected by recommended or required workplace closure. जैसे ये बोल रहा है कि जहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट लॉकडाउन था, वैसे कंट्रीज़ में या वैसे प्लेसेस पे अबाउट 81% एम्प्लॉयर्स हैं. जैसे चाइना में भी लॉकडाउन था, इंडिया में लॉकडाउन था, और भी कई कंट्रीज़ में लॉकडाउन था पूरे दुनिया के अंदर. तो उसमें 81% एम्प्लॉयर्स ऐसी ही कंट्रीज़ में हैं, 66% ऑफ वर्कर्स ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे लॉकडाउन था, कंप्लीट या पार्शियल. ग्लोबल वर्किंग आवर्स डिक्लाइंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 बाई एन एस्टिमेट ऑफ 4.5%. वर्किंग आवर डिक्लाइन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर फैक्ट्रीज बंद रहेंगी तो वर्किंग आवर, एवरेज वर्किंग आवर कम ही रहेगा. इंटरप्राइजेज एट रिस्क, हार्डेस्ट हिट सेक्टर,
आइडेंटिफाइड वर अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज। फूड एंड अकोमोडेशन के अंदर हार्डेस्ट हिट सेक्टर, क्योंकि एंड मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल ट्रेड, रियल स्टेट, business activities. These sectors account for more than 30% of national GDP on an average and 436 million enterprises worldwide. तो सारे ही मेजर सेक्टर हार्डेस्ट हिट हैं, जैसे एकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी स्लो डाउन में है। देन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। सो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर काफ़ी स्लो डाउन में है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स ऑफ कोविड-19। द नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेस इन एडवांस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। ठीक है, स्मॉल बिजनेस डिक्लाइन करने वाले हैं। ठीक है, एज दे ऑफन लैक एक्सेस टू क्रेडिट, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं नहीं, कितने लॉकडाउन और इतने दिन का जो स्लो डाउन है उसको सर्वाइव कर सकें। सो बिकॉज ऑफ एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, हैव फ्यूअर एसेट्स, आर द लीस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। Informal economy. More than 2 billion people worldwide work in informal economy. Almost 1.6 billion informal economy workers. About 76% of informal employment worldwide are significantly impacted by lockdown measures and or working in the hardest hit sectors. तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं। Women are overrepresented in high risk sectors. 42% of the workers are working in these sectors compared to 32% men. तो जो हार्डेस्ट हिट सेक्टर उसमें वुमेन अगेन ज़्यादा लॉस में है बिकॉज 42% ऑफ वुमेन वर्कर्स इन सेक्टर्स में काम करते हैं। क्लोज टू 1.1 बिलियन इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स लिव एंड वर्क इन कंट्रीज इन फुल लॉकडाउन। ये देख सकते हैं कि 1.1 बिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स ऐसी कंट्रीज में हैं जहाँ पे फुल लॉकडाउन था, and an additional 304 million in countries in partial lockdown. The earnings of informal workers are estimated to decline by 60% globally due to the crisis. इन बेचारे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका 60% तक इनकी अर्निंग डिक्लाइन होने के चांसेस हैं ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस। द रेट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी फॉर इनफॉर्मल वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 34 percentage points globally. Relative poverty क्या है? Relative poverty is the portion of workers with a monthly earning that fall below 50% of the median earning in the population. तो relative poverty क्या है कि ऐसे वर्कर्स जिनका मंथली अर्निंग 50% ऑफ मीडियन अर्निंग इन द पॉपुलेशन से कम हो। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मल इकोनॉमी का हमने देखा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हमने देखा यहाँ पे। अब आते हैं दूसरा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्यों था? द पैंडेमिक हैज़ बीन पुशिंग द इनफॉर्मल वर्कर्स। अभी हम जस्ट ऊपर जो पढ़ रहे थे इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में ये तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ में था बिकॉज पुशिंग द इनफॉर्मल वर्कर्स टू स्टे एट होम बट नॉट वर्किंग एंड स्टेइंग एट होम मीन्स लूजिंग देयर जॉब्स and their livelihoods. This has created a cruel dilemma for them to die from hunger or from virus. क्योंकि अगर वो जॉब पे नहीं जाएंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबरर्स हैं या फिर कैजुअल लेबरर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग हैं, अगर वो 2 दिन तक साइट पे नहीं गए तो उनका नौकरी तो गया, तो नौकरी गया फिर खाने को कहाँ से आएगा? तो उनके पास ऑप्शन है या तो भूख से मरें या फिर वायरस से मरें। What is the informal economy and why it is important? Informal economy broadly comprises of two parts: informal enterprises as economic entities and तो बेसिकली इनफॉर्मल इकोनॉमी दो पार्ट में, पहला है जो इनफॉर्मल एंटरप्राइज एज इकोनॉमिक एंटिटीज एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयज employed both in formal and informal enterprises and informal employee। इनफॉर्मल इंटरप्राइज और इनफॉर्मल एम्प्लॉय यहीं तो दो होंगे ना। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर कौन कौन आएगा? एक तो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस और दूसरे इनफॉर्मल एम्प्लॉयज। Although there is no standard definition for informal sector informal employment in India, different institutions adopt different criteria to understand its extent. Despite their small size and limited individual impact, informal sector assumes importance due to the following reasons. The informal sector is the backbone of economy.
How? Because informal economy employs more than 90% of workforce. 90% of workforce, more than 90% of workforce is informal economy से में employed रहते हैं, and it contributes about 50% of the gross national product. GNP का 50% informal economy provide करता है. Important for rural development. Share of informal sector in rural area is significantly large, about 75%. ठीक है. Mainly in the areas like agriculture and non-farm economy, including low end services. तो रूरल डेवलपमेंट के लिए इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विटनेस्ड सब्सटेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग. फॉर इंस्टेंस इन 2017-18 द शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड बाई 3.6%, while on the other hand the share of formal employment increased by only 0.9%. तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल इकोनॉमी. Forward and backward linkage. Informal sector is becoming increasingly interlinked with the formal sector, fulfilling the supply chain gaps and providing essential services. ठीक है. सो इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या बन रहा है, एक इंटरलिंक कर रहा है फॉर्मल सेक्टर के साथ. What led to the growth of informal economy? After independence, India adopted a state-led industrialization model which could not absorb large labor force, and as a result the increased labor was nudged towards informal sector. मतलब स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल इंडिया अडॉप्ट किया था. उसमें ऑब्वियसली सारे जो पॉपुलेशन था उनको काम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वो एक इनफॉर्मल सेक्टर का डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ. पुअर इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल एंटरप्राइज इनकरेज देम टू रिमेन स्मॉल इन टर्म, स्टॉलिंग द पॉसिबल ग्रोथ ऑफ फॉर्मल वर्कफोर्स इन दोज फॉर्म्स. ठीक है. इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहा कि ये स्मॉल एंटरप्राइज लार्ज एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो सके. इनकरेजिंग स्मॉल फॉर्म्स टू रिमेन स्मॉल, create a market dominated by tiny firms and large firms, with the share of medium-sized firms being very small. This is referred as problem of missing middle. तो बेसिकली क्या हुआ कि और इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों रेज हुआ, बिकॉज ऑफ इनकरेजिंग स्मॉल फर्म्स टू रिमेन स्मॉल. क्योंकि एज ए MSME, अगर आप MSME हैं तो गवर्नमेंट MSME को टैक्स के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है. ठीक है. या फिर जो लोन्स लेने हैं होते हैं तो लोन्स के अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है. तो इन सब चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो अपने आप को एज ए MSME ही रखते हैं, या फिर अगर वो उनका काम बड़ा हो रहा है तो क्या करते हैं, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं जो कि एज ए MSME हो. तो इसलिए हमारे कंट्री में इट वाज, हालांकि गवर्नमेंट का इंटेंशन कुछ और होता है, बट people perceive it as a medium of taking the benefits provided by government. So ये इससे क्या हुआ कि स्मॉल फर्म्स रिमेन स्मॉल, इस तरह से होने लग गया. तो इस चक्कर में और इनफॉर्मल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ. द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम आर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, दस इनकरेजिंग द सिनेरियो ऑफ जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा रहेगा तो उसमें कितना जॉब प्रोवाइड कर पाएगा. लेकिन दूसरे तो इससे क्या होगा कि जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. फिर सर्विस सेक्टर आता है. सर्विस सेक्टर आने की वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर आर कंपेरेटिवली लो एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. प्लस अगेन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम हुआ. तो लेकिन ग्रोथ तो हुआ, जैसे अर्निंग बढ़ी, बट एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड उसका जो करस्पॉन्डिंग जितना ग्रोथ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं हुआ. तो बेसिकली इसको जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं कि जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इंडिया के अंदर. मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल लेबर लॉज वर एप्लीकेबल टू लार्ज इंटरप्राइजेस. दिस इनडायरेक्टली फोर्स्ड फॉर्मल इंटरप्राइज टू बिकम मोर टेक्नोलॉजी इंसेंटिव रैदर देन लेबर इंटेंसिव. जैसे जो लेबर लॉज हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं. तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्होंने लेबर इंटेंसिव की जगह
कैपिटल इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज हैं वो बनानी स्टार्ट करी, सो दैट वो लेबर लॉज हैं या फिर स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशंस हैं उससे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें. इट ऑल्सो डिसइंसेंटिवाइज्ड इनफॉर्मल फॉर्म्स टू मूव टू द फॉर्मल सेक्टर. और इससे इनफॉर्मल सेक्टर को लगा कि हम इनफॉर्मल ही ठीक हैं, क्योंकि फॉर्मल होके जाएंगे और सारे के सारे जो लेबर लॉज हैं बहुत सारे वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे. तो इससे बेहतर यही है कि हम इनफॉर्मल ही रहें. तो फ्रॉम द सप्लाई साइड मेजोरिटी ऑफ वर्क फोर्स देन एंड इवन नाउ does not possess the requisite education and skill required to enter the formal workforce. For instance, as recently as 2017-18, only 2.4% workforce has formally acquired any vocational training or education. तो ये सब था कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से. लेकिन अगर सप्लाई साइड की बात करें, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो इसमें भी काफ़ी कम स्किल्ड वर्कफोर्स का अवेलेबिलिटी रहा है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उनका ऑब्जॉर्प्शन काफ़ी डिफिकल्ट रहा है. जैसे कि ओनली 2.4% ऑफ वर्कफोर्स हैज़ फॉर्मली एक्वायर्ड एनी वोकेशनल ट्रेनिंग. इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग पे अब गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है. जैसे चाइना की बात करें अगर, तो चाइना में वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वोकेशनल ट्रेनिंग करके तुरंत एम्प्लॉयबल बन सके. बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम पढ़ते जाओ, एम.कॉम करो, बी.कॉम करो, एम.कॉम करो, बी.एससी, एम.एससी, उसके बाद जाके कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात आती है, फिर तो एम्प्लॉयबल नहीं है वर्कफोर्स हमारा. तो या सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक. व्हाट आर द इशूज फेस्ड बाय इनफॉर्मल वर्कर्स एंड हाउ कोविड-19 हैज़ एग्रीवेटेड देम. अब देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर को क्या प्रॉब्लम आई. लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट, मोर देन 80% वर्कर्स in the informal sector lost employment in India. Also, even where work is still available, there is likely continued loss of wage because working hours has been decreased drastically. ठीक है, मोर देन 80% लोग तो अपना जॉब खो चुके हैं, और जिनका जॉब है उनका वर्किंग आवर इतना कम है, वर्किंग आवर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से उनका सैलरी या उनका वेजेस जो है बहुत कम हो गया है. A direct corollary of increased unemployment was the migrant crisis. Migrant crisis तो सबको पता होगा, न्यूज़ में कैसे माइग्रेंट लेबर्स कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे थे बेयरफुट. सो इंक्रीज्ड पॉवर्टी, hand to mouth nature of informal employment creates a scenario where the loss of income directly affects the consumption level. It is estimated that lost labor income will result in increase in relative poverty for the informal worker and their families. ठीक है, जैसे ये इनफॉर्मल सेक्टर का क्या है कि आज काम करेगा तो उसको आज वेजेस मिलेगा, नहीं करेगा तो वेजेस नहीं मिलेगा. तो हैंड टू माउथ नेचर ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब हैंड टू माउथ नेचर जीरो सेविंग है. तो अगर उसका नौकरी चला गया तो क्या करेगा, वो एक दिन भी सस्टेन करने में मुश्किल होगा. तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इनफॉर्मल वर्कर एंड देयर फैमिलीज. Also, absence of income combined with little or no health coverage could result in high incidence of indebtedness among these workers. तो हेल्थ अगर मान लेते हैं उसका नौकरी नहीं है, इनफॉर्मल वर्कर है, उसका किसी फैमिली मेम्बर का हेल्थ इश्यूज हो गया, तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, साहूकार से पैसे लेंगे, फिर उससे क्या होगा कि इंडेटनेस बढ़ता जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर this kind of people. Increased food insecurity. Informal food market plays an essential role in ensuring food security, both as a source of food and a place for small holders farmer to sell their product, and their closure could lead to increase in food insecurity. ठीक है, इनफॉर्मल फूड मार्केट. सो फूड प्रोवाइड करने में, जैसे कि सब्जी वाले हैं या फिर किराना स्टोर हैं, तो ये पूरा इनफॉर्मल सेक्टर है. तो इनफॉर्मल सेक्टर से फूड अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड अवेलेबिलिटी टू द पीपल. सो अगर इनफॉर्मल सेक्टर हैम्पर होता है तो फूड सिक्योरिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फूड इनसिक्योरिटी आएगा.
Disproportionate impact on women in informal sector. Women are more exposed to informality and are often in more vulnerable situations than their male counterpart. For example, a new social restrictions imposed to domestic workers have resulted in financial as well as psychological setback to them. The restrictions have led people to ostracized them. तो वुमेन पे भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है कोविड-19 का. Several efforts were made by government to ameliorate these issues like प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. इन सब प्रॉब्लम से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया गया. अफोर्डेबल क्रेडिट स्कीम एक्सेट्रा. फॉर डिटेल रेफर द सेक्शन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. इन मीन्स सोशल इशू जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो बना है टॉपिक. हाउ कैन दिस क्राइसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी. अब ये देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है. ये क्राइसिस जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके ऊपर देखते हैं. Strengthening the health system to ensure access and financial protection for all by closing gaps in health coverage and ensuring equity in the use of services, capacity building of healthcare systems and increased allocation in the health sector. इसकी वजह से हमें भी पता चल गया कि हेल्थ का सिचुएशन क्या है पूरे कंट्री के अंदर. तो इन सब गैप्स को हम फिल कर सकते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ बेड कितने कम थे, या फिर हमारे पास मास्क का प्रोडक्शन, मास्क की अवेलेबिलिटी भी कितनी कम थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे हमारे पास, यही सारे इश्यूज आ रहे थे. तो इन सब चीज़ों को, इन सब पूरे अवेलेबिलिटी नहीं है हॉस्पिटल्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मतलब जो आउटस्कर्ट्स हैं उसमें यहाँ से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए. या फिर अगर पटना की बात करें, अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे पटना में बेड्स नहीं है लोगों की भर्ती करने के लिए. तो इस तरह के काफ़ी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उन सब चीज़ों को जो ये कोविड-19 की वजह से उजागर हुए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा करा सकते हैं. बिल्डिंग यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी. द पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय मनरेगा over the years and especially during the pandemic has reignited the idea of an urban equivalent of Manrega. Such a program could help mitigate any further shocks to urban economy in the future. Several states have already taken the first step in this direction. For instance, Kerala, Odisha and Himachal Pradesh run urban employment program. ठीक है. Adequate social protection coverage for workers in all forms of employment adapted to their circumstances. ठीक है, social protection coverage for workers in all form of employment adapted to their circumstances, in particular in the areas of sickness and social assistance benefit in the form of both cash transfer and food support. तो सोशल प्रोटेक्शन वर्कर को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों, फॉर्मल में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो. तो इन सब चीज़ों, जैसे कि हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के बाद क्या था, खाने को भी प्रॉब्लम हो रहा था जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको. तो उन सब के लिए जो फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली में खाने का प्रबंध किया गया था, या होम डिलीवरी ऑफ फूड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे राइस, आटा, गेहूँ, आटा, चावल और दाल का जो होम डिलीवरी कराया जा रहा था. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कैसे हम कर सकते हैं कि उनको एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन मिले सारे वर्कर्स को, इस चीज़ के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं. बिल्डिंग बैक बेटर इनफॉर्मल इकोनॉमी. इन सपोर्टिंग द रिकवरी ऑफ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक यूनिट्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अप देयर प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड नेटवर्किंग एबिलिटी थ्रू a conducive business environment, adequate incentive and technical assistance, and reaching and connecting with informal units. तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए भी हम इस जो कोविड पैंडमिक से जो प्रॉब्लम्स आई हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर, उसको हम अंडरस्टैंड करके उसको कैसे बेटर बना सकें, इसके ऊपर काम कर सकते हैं. स्ट्रेंथनिंग रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन. वर्कर और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे वर्कर या फिर जैसे कि यूनियन
यूनियन अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का यूनियन है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करें सो दैट एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होना चाहिए जो कि बात करे एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे। ठीक है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। द करेंट क्राइसिस इन अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय फॉस्टरिंग डायलॉग बिटवीन वर्कर्स एंड एंटरप्राइज इन देयर इनफॉर्मल सेक्टर, facilitating transition to formality. The urgency created by COVID-19 could be used in following ways: further strengthening various efforts made by the government to increase the formalization in the form of goods and service tax, demonetization, EPF reforms, Skill India initiative, fixed term contract reforms, as well as maternity benefit reforms. ठीक है, तो इसको हम कोविड-19 पैंडमिक को हम एज ए यूज़ कर सकते हैं कि कैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लेके आया जाए। Measures to mitigate the contraction of formal economy, especially micro and small enterprises, are critical to prevent further informalization. Special attention should be paid to those enterprises hovering the edge of informality, as they could easily shift to informal economy in order to survive. Employers and workers organization can play a critical role in delivering and advocating for support services such as access to technologies, finance and business development services, and fostering linkage. ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल। अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट था, अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रिसेंटली देयर वर रिन्यूड टॉक्स ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द डेटा रिपोर्टेड बाय PLFS। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स आर द जॉब्स वेयर द रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट्स derived from the goods and services produced। जैसे कि हम काम करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा तभी हमको रेम्यूनरेशन मिलेगा। जैसे सब्जी वाले हैं तो सब्जी बिकेगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा तभी जाके जो प्रॉफिट का शेयर होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो उनको मिल पाएगा ना अपना रेम्यूनरेशन। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एज पर द लेटेस्ट PLFS रिपोर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2009-10 से 17-18 इंक्रीज्ड इन रूरल वर्कफोर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रूरल वर्कफोर्स में इंक्रीज हुआ है, एंड डिक्रीज्ड इन अर्बन वर्कफोर्स। इन अर्बन एरियाज there is a decline in the percentage of self-employed or casual labor due to increase in the percentage of people working on regular wages or salary। जैसे रेगुलर वेजेस और सैलरी में लोग ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग का संख्या कम होगा। रिसेंटली ILO's लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल्ड स्मॉल मैटर्स highlighted that 85% of workers in India are self-employed or do casual work। 85% of workers in India are self-employed, do casual work। Significant role played by self-employment, multiplier effect in job creation, diversification in jobs, making economy resilient and competitive, indigenization of manufacturing activities, providing a boost to make in India। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का इंडिजनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हम खुद सेल्फ जो इंडिया के अंदर बनी हुई टेक्नोलॉजीज़ है उससे हम कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिल रहा है। फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। जैसे कि government has launched many schemes to incentivize and promote self-employment in India such as प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्किल इंडिया मिशन एक्सेट्रा। ग्रोथ लेड बाय सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री ने तो संभाल रखा है इंडिया को। दिस ग्रोथ लेड टू द क्रिएशन ऑफ मेनी हाईली स्किल्ड जॉब्स without a parallel focus on improving skill level across the workforce। Resultantly, a large section of this unskilled populace turned to self-employment। underdeveloped microfinancial system, low returns on bank deposits, risk related to investment in stock market and real estate etc. force people to use their personal wealth for starting their own business। issues क्या हैं related to self employment in India? It is dominated by agriculture। self employment dominated by agriculture। about 60% of self employed people are engaged in agriculture। ठीक है,
Only a small fraction act as a job creator. Only 4% of India's self-employed actually hire workers from outside. Below average earning. According to PLFS, the average monthly earning for all self-employment workers stood at just 8,000 per month, much lower than the average monthly earning of regular workers. Gender pay gap is the highest in the category of those who are self-employed. On an average, male workers earn about 3 times more than female workers. सेम काम करने के लिए मेल वर्कर को 3 गुना ज़्यादा मिलता है, अर्न करते हैं देन फीमेल वर्कर्स. ठीक है. मोस्टली रिमेन अनरजिस्टर्ड. द सेल्फ एम्प्लॉयड आर टैग्ड फॉर्मल ओनली आफ्टर दे हैव रजिस्टर्ड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, 63 million enterprises in India have no registration, out of which 96% run by individuals and most of them pay no GST as their value of business is below 20 lakhs. Way forward क्या है? Attempt should be made to holistically reform, address the issues of self-employment by increasing formalization of the economy, improving access to credit, simplifying the taxation policy, and simultaneously addressing the regulatory issues like labor laws and registration process. Okay. तो क्या क्या करना चाहिए कि फॉर्मुलाइजेशन, इकोनॉमी का फॉर्मुलाइजेशन करना चाहिए. ठीक है. एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ाना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, एंड रेगुलेटरी इशूज़ को भी एड्रेस करना चाहिए, जैसे लेबर लॉज और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ईजी बनाया जाए. अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर. स्किल डेवलपमेंट पे एक दूसरा वीडियो बनाएंगे. थैंक यू.